अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सबके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि बच्चों को इस तरह लाइफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं देते, या फिर उनको इस तरह प्रिपेयर नहीं करते कि अगर वो किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो उनकी रसाई कैसे वहाँ तक मुमकिन होगी। फिर अगर हम आगे बात करें, जब हम जो बच्चा है वो किसी कंपनी में या किसी इदारे में जाता है इंटरव्यू के लिए स्पेशली, तो वहाँ सबसे पहला स्टेप होता है आपकी हायरिंग का। जो आप इंटरेक्ट करते हैं वो एचआर से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ये है कि वो बच्चे प्रिपेयर नहीं होते इंटरव्यू के लिए। उनको नहीं पता सीवी कैसे बनानी है या क्या वजह है कि अगर आपकी सीवी बार बार रिजेक्ट हो रही है। और इसी सिलसिले में आज हमने गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद आतिफ़ मौजूद हैं। मोहम्मद आतिफ़, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आपने हमारा आज का जो पॉडकास्ट है वो ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप नई उम्मीद की आवाज़ के साथ। सो बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलके। थैंक यू सो मच मोहम्मद आतिफ़। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जो है ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। वैसे आपने बता ही दिया कि मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है। और बाकी ये कि आई एम SHRM सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और HR के अंदर करंटली मैं मैनेजर ऑन बोर्डिंग हूँ। और इसके अलावा मैंने मल्टीपल फंक्शंस के अंदर HR के काम किया हुआ है। और इसके अलावा जर्नी बड़ी लॉन्ग है यार। कॉल सेंटर से हमने अपने कैरियर शुरू किया था, जो हर स्टूडेंट करता है। और वो जर्नी चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मकाम पे पहुँच गए हैं। और अभी मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाता हूँ। के अलावा वीलॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, मेरा एक अपना यूट्यूब पे चैनल भी है। बस ये थोड़ी सी मसरूफियात हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हमने इस पे एक पॉडकास्ट भी किया था। स्टूडेंट में पाकिस्तान की अगर बात करें, स्टूडेंट्स के लिए मौक़े यही हैं कि वो कॉल सेंटर ही ज्वाइन करता है स्टार्ट में। तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना इंसान को ग्रो करने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात होती हैं अगर उनको सही पाथवे उनका नहीं पता कि किस रोड मैप से हमें जाना है अपनी मंजिल की तरफ। यार देखो, अगर मैं अपने कैरियर की जर्नी बताऊँ ना, तो हमारा तो ऐसा था कि हम स्टूडेंट लाइफ में थे, पॉकेट मनी चाहिए होती। हम लोगों ने कॉल सेंटर के अंदर जॉब स्टार्ट कर दी, लेकिन कम हो। अब मुझे ऐसा लगता है अपने कैरियर में इस मकाम पे आके कि कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ आपको अर्ट कर देती है। बिकॉज वो आपने एक कॉल सेंटर के अंदर आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी, और आपके उस वक्त मेन एम क्या होता है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई HR प्रोफेशनल बनना चाहता होगा, कोई फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहता होगा। बट इवेंचुअली आप एक कॉल सेंटर में चले जाते हो और ना चाहते हुए भी कस्टमर एक्सपीरियंस का आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोगों ने इसमें सफ़र किया, लेकिन मेरे लिए एक मैं ये कहूँगा कि गोल्डन चाम था। वो इस तरह के मुझे जो पहली जॉब मिली ना, वो कस्टमर सर्विस में ही मिली। और वो इसी वजह से मिली कि मैं कॉल सेंटर में काम कर चुका था। मेरे पास कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें की, टीम लीड के एक्सपीरियंस वगैरह लिए। तो उन्होंने मेरे वहाँ पे कस्टमर सर्विस की जॉब में आने के लिए, उस एक्सपीरियंस में आने के लिए बहुत हेल्पफुल वो जर्नी रही। तो मेरी तो पहली जॉब इससे शुरू हुई, लेकिन जो मेरे साथ दोस्त थे उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। तो हर इंडिविजुअल की यार एक अलग जर्नी होती है, मैं ये कहता हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं ये भी समझता हूँ कि आप जब जो है किसी करियर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इनकम नज़र आ रही होती है। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि कॉल सेंटर में इवन वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली जो टाइम दे रहे हैं ना वो अपनी इसी फील्ड को दे रहे हैं, कॉल सेंटर एज एन जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जॉब इतनी आसान नहीं है मार्केट के अंदर। और लोग बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं अपने कैरियर में, उनका वो ब्रेक थ्रू आता है, जहाँ से अपने कैरियर का स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई विल एग्री विद दिस कि यार इसमें हो जाता है, चैलेंज है थोड़ा सा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कैंडिडेट आता है उसका जो इंटरेक्शन होता है वो एचआर के साथ होता है। तो एचआर जो है एक कैंडिडेट के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ देख रहा होता है कि यार ये कैंडिडेट जो है वो बहुत सूटेबल है? यार देखो, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं ना। बहुत सारे लोग सीवीज भी देखते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी असेस कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपकी नॉलेज स्किल एबिलिटी किस लेवल पे जाके आपके
स्टैंड आउट कर रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। सही। और हमने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है माहौल के अंदर कि जो एचआर वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि यार जो एक बंदा आ रहा है वहाँ पे उनके पास उसकी सीवी ना ऐसा डाइवर्सिफाइड होती है कि मैंने कॉल सेंटर में काम किया, फिर मैंने कहीं पे डेटा मैनेजमेंट में काम किया, फिर मैंने जो है कहीं किसी और फील्ड में काम किया। तो ये आप क्या समझते हैं कि कैंडिडेट के लिए अच्छा होता है या उसका इम्प्रेशन जो है वो गलत होता है उसका? यार अगेन इधर वेरी करती है सिचुएशन कि वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये आपको मल्टी रोल एक्सपीरियंस में काम आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक पर्टिकुलरली कोई स्पेशलिस्ट रोल के अंदर बंदे को देख रहे होते हैं, तो इट्स डिपेंड कि उसका जॉब लेवल क्या है। लेकिन अगर आप अपने सीवी से बात करें तो दैट्स मेक अ रियली इम्पैक्ट ना, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है, जो कि आपका आप वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन आपका जो भी रिक्रूटर है वो वहाँ पे आपकी सीवी देख रहा है। तो इट्स डिपेंड कि उसको आपने किस तरह से बनाया हुआ है। मुझे आज भी याद है कि एक सीवी मेरे पास आई थी, उसमें बंदे ने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था, मुंडा बिगड़ी जाए ठन 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 एट ठन 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 .com। तो यार आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आप एक जगह अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, और आपकी सीवी भी रिक्रूटर को समझ आ रही है, मगर आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं बंदा सोचेगा यार कि किस किस्म का बंदा है। एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं और इन्होंने ईमेल एड्रेस कैसे बनाया। तो इसमें बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपने ईमेल एड्रेसेस ऐसे फ़नी बना लेते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। बिकॉज आपको एक डिसेंट आई बिलीव कि एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जैसे मोहम्मद डॉट आते हैं या अब्दुल डॉट गफ्फार एंड वॉट एवर आप हॉटमेल जीमेल उस पर कुछ भी लगाएं। नहीं हो रहा तो कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली अब्दुल गफ्फार या मोहम्मद आते बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो आप उसमें कोशिश करें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर उसके अंदर ऐड ऑन कर लें। लेकिन दूसरी चीज़ें ना ऐड ऑन करें, ये मेरा तब से एक रिक्वेस्ट है कि ईमेल जब भी बनाए तो अपना प्रॉपर बनाएं। दूसरा एक और चीज़ उसमें बड़ा वो वेरी कर जाती है कि जब आप कैंडिडेट को अप्लाई करने जाते हैं, आपने 3-4 महीने पहले अप्लाई किया होता है, आपकी पूल के अंदर सीवी मौजूद होती है। बहुत सारे लोग नंबर स्विच कर लेते हैं, नंबर की मिस्टेक होती है, रिक्रूटर आपको अप्रोच करना चाह रहा होता है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो आप नंबर के ऊपर अपना ध्यान दें। और आप अपनी सीवी को डिज़ाइन किस तरह करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही सीवी होती है और उसको मल्टीपल जगह पे वो उसी तरह अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। तो आई बिलीव कि अगर आप किसी भी पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि अपनी जो सीवी है उसको हर बार आप अपडेट करो। उस सीवी को इस तरह बनाओ कि रिक्रूटर को समझ आए कि आपके अंदर वो स्किल, वो नॉलेज मौजूद है जो उस रोल की रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोगों में हमने देखा है बहुत चमकती धमकती सीवी होती है उनकी, कुछ लोगों की बिल्कुल सिंपल होती है, कुछ लोगों ने आजकल तस्वीरें लगाना स्टार्ट कर दी हैं। तो बेस्ट क्या होती है एक एचआर, मतलब अगर इससे वैसे अट्रैक्ट होता है सीवी से, और होता है तो कौन सी सीवी से होता है? यार मेरा तो एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी की पिक्चर देख के इम्प्रेस हुआ हूँ या मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपनी सीवी के अंदर एक मैटर लिखा हुआ होता है, आपने अपना एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस लिखा हुआ होता है, तो वो बहुत मैटर करता है ना। उसको पढ़ के ही समझ आता है कि बंदे का क्या पोटेंशियल है। तो ठीक है, पिक्चर आपकी यूज़फुल हो जाती है, लेकिन मेरी नज़र में इतना मैटर नहीं करती जितना आपका एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो आपने अचीव की हैं अपने करियर में। पहले की अगर आपसे बात करें कि पहले जॉब ढूंढना स्पेशली प्राइवेट कंपनी में बहुत मुश्किल होता था, उनकी एड्स हर इंसान तक नहीं पहुंच पाती थी कि इस कंपनी में हायरिंग चल रही है। स्पेसिफिक लोगों को मालूम होता था कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैंने किसी अपने जानने वाले को बता दिया यहाँ पे हायरिंग है। हुँ। लेकिन लिंक्डइन अब आ चुका है, तो लिंक्डइन में आप क्या समझते हैं वो किस तरह हेल्प कर रहा है एचआर को और कैंडिडेट्स को? यार अगर मैं रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो लिंक्डइन एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है, बल्कि इतना प्रोफेशनल इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल डाइवर्सिफाइड कैंडिडेट्स आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, उनको हंट कर सकते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो लिंक्डइन इज़ अ गुड टूल फॉर रिक्रूटर। अच्छा,
अब एज अ कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और लोगों को ये अवेयरनेस समझने की ज़रूरत है उनमें, या उनके अंदर ये शऊर बेदार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि जो आप अप्लाई कर रहे हो यार, देख के अप्लाई करो, बिकॉज आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सारे लोग ये फीडबैक देते हैं कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एक पोजीशन आ जाए, ठीक है, वो कोई मैनेजर उसके साथ लगाओ या असिस्टेंट मैनेजर उसके साथ लगाओ, रिगार्डलेस कि आगे कौन सा फंक्शन है, एचआर है, फाइनेंस है, एडमिन है, कोई बिजनेस है, वॉट एवर, हर तरह का बंदा उसको अप्लाई कर देता है। सिर्फ क्या, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये हम लोगों को बनना होता है, और उसमें जूनियर, टॉप, सीनियर, हर तरह के लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एक पोजीशन के ऊपर 1000 2000 प्रोफाइल्स आ जाती हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर एनी रिक्रूटर कि वो वन गो के अंदर उन 2000 प्रोफाइल्स को रिव्यू करे, सोर्स करे, स्क्रीन करे, इट्स नॉट इजी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई पोटेंशियल कैंडिडेट, आई थिंक अगर उसने 1500 नंबर पे उसका प्रोफाइल पड़ा, तो शायद रिक्रूटर उसको वहाँ तक टच ना कर पाए। तो ये, और इसी वजह से लोग पर डिसअपॉइंट होते हैं कि यार मैं तो हर बार अप्लाई करता हूँ लेकिन मुझे कॉल नहीं आती। तो लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरा, आई थिंक कि लिंक्डइन पे बहुत अच्छा टूल है, हम उसको उतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी बंदा जो जॉब पोस्ट कर रहा है और वो वहाँ लिंक्डइन पे विजिबल है, आप उस बंदे से डायरेक्ट अप्रोच करें। अगर आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए फिट हूँ, मिसफिट हो तो मत करना, क्योंकि वो फिर आपकी एक बैड इंप्रेशन बन जाएगा कि यार टीवी थी और ये तो जीडी से मैच ही नहीं कर रही, और या टीवी थी एचआर की, प्रोफाइल निकली फाइनेंस की, समझ रहे हो? तो वो चीज़ उस तरह होती नहीं है। तो आई थिंक कि लिंक्डइन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, आप अपनी नेटवर्किंग करो, आप रिक्रूटर्स को अपने नेटवर्क में ऐड करो, उनको फॉलो करो, और उनसे अपनी नेटवर्किंग करके हाय हेलो अपने आप बनाओ। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि कल को कोई रिक्रूटर अगर वहाँ पे कोई जॉब पोस्ट करता है और आपकी अगर उससे अच्छी बात है, तो आप अपने आप को वहाँ पे रेफर करवा सकते हो उसके थ्रू कि यार मुझे प्लीज़ कंसीडर कर लें टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, नो इट्स ऑन ओपन मेरिट। लेकिन अगेन बात वही है कि हमारे वहाँ हम लोग तब ये गलती करते हैं कि रिगार्डलेस द पोजीशन, हम टाइटल को देख रहे होते हैं और हम सब उसको अप्लाई कर जो देते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं दे। जो कि कोई भी नहीं देखता, और जिसकी वजह से हमें फिर कॉल नहीं आती, फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, और फिर हम कंपनी को बुरा भला बोलते हैं कि यार मैं तो 100 बार अप्लाई किया। तो ये हमारे अपने हैंड से होता है, और इसमें कोई हमारी एक की गलती नहीं, हमारा पूरा जितना भी हमारा सर्कल है या जो हमारे लोग हैं, सब ये काम करने लगे हैं। आई थिंक ये एक्टिविटी पे थोड़ा लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा आतिफ, वैसे आपकी एक बात से मुझे यह बात याद आई कि जब एचआर वाला जब इंटरव्यू ले रहा होता है किसी कैंडिडेट का, तो फिर वो कहता है आपको कॉल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉल आती है या? देखो, अगर आप अभी मेरे पास आए हो, ठीक है, आप मेरे पास आ गए पॉडकास्ट के लिए, और मैं आपको मना कर दूं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी में जा रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा? हो रहा रहेगा। बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आए हो और मुझे आपको टाइम नहीं देना, ये मैं बिजी में, मैं पॉडकास्ट, मुझे कोई भी काम आ गया, मैं पॉडकास्ट में नहीं आ सकता, तो मैं आपसे एक तरीके से बात करूँगा, मैं आपसे अपॉलोजी करूँगा, आपको कॉन्फिडेंस में लूँगा, समझ रहे हैं? तो ये तो यार नॉर्म्स है ना, मैं आप किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इस तरह होता है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो हम आपको कॉल करके बताएंगे। अच्छा, मैं जब ये काम करता था तो मैं उसमें साफ इस तरह से कह देता कि हमारा जो डेड टाइम है आपकी सिलेक्शन का, वो 2 से 3 महीने का है, ठीक है, सॉरी 2 से 3 हफ्ते हुआ है। अगर आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर कॉल नहीं है, तो इट्स मीन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, और अगर आपको कॉल आ गई तो डेफिनेटली मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। अभी हमारे पास पूल है, अभी हम और कैंडिडेट्स भी मिल रहे हैं, तो मैं उसको ये क्लैरिटी दे देता था, क्योंकि नॉर्मली जब बंदा शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, विद इन वीक के अंदर उसको कॉल चली जाती थी, या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर उसको कॉल चली जाती है, जब आप लाइन से या बिजनेस से उसको अप्रूव करवा लेते हो कि ये कैंडिडेट हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तो मैं उसको ये एक एंड पे क्लैरिटी ज़रूर देता था कि भाई अगर आपको 2 से 3 हफ्ते में कॉल नहीं आए, तो इट्स मीन कि आप नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए। तो वो एक अच्छे नॉर्म्स पे चला जाता था, और कैंडिडेट भी ये चीज़ समझता था। वो इस तरह की अगर अगर कोई रिक्रूटर नहीं करते, तो वो ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, आई बिलीव। और इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर करना हो किसी को, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में इम्प्रेशन अच्छा जाना चाहिए, बिल्कुल। कुछ लोग बिल्कुल भी इसका ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी? ध्यान रखना है, ध्यान रखना है।
मैंने लाइफ में ऐसा भी देखा है कि लोग चप्पल के अंदर इंटरव्यू देने आ गए। ठीक है, तो यार आप चप्पल में आ रहे हो, आप किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो? कल को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? अगर आप कंपनी का कार्ड लगा के बाहर चले जाओ और आपने चप्पल पहनी हुई है, तो तो वो कहीं ना कहीं आपको करना है। अगर आपको जाना है, आपको प्रॉपरली ड्रेस होके जाना चाहिए। और यकीनन इंटरव्यू एक मुश्किल मरहला है, ठीक है। और बहुत सारे लोग घबराए हुए भी होते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है लोगों के हाथ भी कांप रहे होते हैं। डगर यूज हो जाते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये आई बिलीव ये सारी वो चीज़ें हैं कि आपको इसको ओवरकम करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस खुद बनाना चाहिए। और जब भी किसी भी इंटरव्यू पे जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। उस पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो एनालिटिक्स की पोजीशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के कौन-कौन से फॉर्मूले हैं। मैं अगर एडवांस एक्सेल की बात करूँ, तो मैं इसको किस तरह पावर क्वेरी या पावर बीआई के अंदर मैं ये चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो अगर मैंने वर्किंग की हुई होगी, तो मुझे पता होगा ये सारी चीज़ें होगा। अब मैं बगैर वर्किंग में चला जाऊँगा, बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि लोग बगैर तैयारी करके आते हैं। लेकिन सामने वाला जो बिज़नेस का बंदा होता है, आपका जो भी लाइन मैनेजर होता है, उसको पता होता है। जब आपसे 2 सवाल पूछते हैं आपकी अगर तैयारी नहीं होती, अक्सर छोटी पोज़ीशन के ऊपर जहाँ पे डेटा पंचिंग वगैरह की पोज़ीशन होती है, तो हम वहाँ आकर लोगों से पूछते हैं, आपको वीलू का फ़ॉर्मूला आता है? लोग कहते हैं, हाँ, आता है। लेकिन अगर हम उसको लैपटॉप उसी वक़्त दे दें कि यार ज़रा करके दिखा दो, वो फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये तो मैंने आपको एक एनालिटिक्स की एग्जांपल दे दी। लेकिन अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाओ, वो एचआर की हो, फाइनेंस की हो, आईटी की हो, ज़रूर उसकी प्रिपरेशन करके जाओ। उसकी जेडी देखो, क्योंकि जब भी जॉब आपको कोई भी लिंक्डइन पे या किसी भी कैरियर साइट पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब आप जाओगे, तो आपको एक वहाँ पे जेडी नज़र आती है अप्लाई करने से पहले। आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, उस जेडी को रिवाइज़ कर लो, ठीक है? कि उसके अंदर आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और उसमें आपको पता हो जाएगा कि क्या चीज़ आपको आती है, क्या नहीं आती। नहीं भी आती तो आप फिर उसको पढ़ लो। आजकल तो बहुत एडवांस दौर हो गया, एआई का दौर आ गया, आप कुछ भी लिखो, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है। तो आई थिंक कि अब बहुत आसानियाँ हो गई हैं पहले के मुकाबले में। और इवन अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह हमने लोगों को नहीं बताना, वो पढ़ते ही नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि एक जैसे रिसेंटली मैं जॉब देख रहा था और उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, लेकिन जो कैंडिडेट था उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस था। तो इस तरह अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार मेरे ख्याल में 1 साल, 2 साल इतना मैटर नहीं करता, जितना 3 से 4-5 साल करता है। तो अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि दूसरे कैंडिडेट्स के सामने वो एक हैवी कैंडिडेट है, तो आई थिंक मुझे उसको प्रेफ़र करना चाहिए। हो सकता है मैं उसको एक स्टेप डाउन ले आऊँ, अगर कोई ऑफ़िसर की पोज़ीशन है, मैं उसे जूनियर ऑफ़िसर पे ले लूँ क्योंकि उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, तो आई थिंक कि ऐसे कैंडिडेट को लॉस नहीं करना चाहिए किसी भी रिक्रूटर को। अच्छा, अगर अभी जैसे हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है ना, तो आप क्योंकि एक अच्छे इदारे में काम कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत वाइड है, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे आप, आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं, क्या उनमें वो क्वालिटीज़ हैं जो कंपनी को चाहिए? यार देखो, कैंडिडेट हमेशा ढूँढने से मिलता है। अगेन मैंने वही बात आपको पहले भी बताई कि एक पोज़ीशन आती है, उस पे आपके पास 1000 प्रोफ़ाइल आ जाते हैं, तो रिक्रूटर के पास टाइम नहीं है। तो बेस्ट क्या होता है कि आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कितनी अच्छी अपग्रेड की हुई है, उसके अंदर क्या कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं। अगर आईटी की मैं बात करूँ, कोई आईटी की पोजीशन आ जाती है, तो अगर कहीं पे सैप इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, सैप के कितने मॉड्यूल्स पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप कंसल्टेंट रह चुके हैं, आप अपनी एक प्रॉपर लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओ। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब भी रिक्रूटर खुद हंट कर रहा होता है, तो वहाँ पे यही चीज़ें देखी जाती हैं। आपका कितना वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कितनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हुई है, क्या-क्या चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, तो ये आपको फ़ायदा देता है। मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ, हज़ारों की तादाद में आज प्रोफ़ाइल है, लेकिन वो अपडेटेड ही नहीं है। मैं एक साहब को जानता हूँ, आज मेरे ख्याल में मैनेजर बन चुके हैं, लेकिन मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, तो उनकी प्रोफ़ाइल आज भी वो 2005-2006 वाली ऑफ़िसर की बनी हुई है। तो लोग इस पे काम ही नहीं करते। अब जैसे ये एक मैंने मिसाल दिया, अब इसको कोई रिक्रूटर अगर सर्च करता है, वो इग्नोर कर देगा, तो वो तो उसको ऑफ़िसर समझेगा। ल और उस वो मैनेजर ही ढूँढ रहा होगा या सीनियर मैनेजर ढूँढ रहा होगा, और वो बंदा
ऑलरेडी मैनेजर बन चुका है, इसके बाद वो सारे पोटेंशियल है, लेकिन उसका प्रोफाइल वहाँ अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से उसको लॉस हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि लोग अपडेट ही नहीं करते, सिर्फ अपना टाइटल लिख देते हैं कि मैं डेटा पे काम करता हूँ, मैं सेप पे काम करता हूँ, मैं फाइनेंस का अकाउंटेंट हूँ एंड वॉट एवर, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन ही नहीं लिखे होते। तो वो जब रिक्रूटर देखता है तो वो हेडिंग तक उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जब तक नीचे नहीं देखता तो वो प्रोफाइल भी हो जाता है। तो आई थिंक कि लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत है कि अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को प्रॉपरली अपडेट करें, अपनी एक्टिविटीज़ को उसके ऊपर आप पोस्ट करें कि आप क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप कोई टीम डेज में जाएं, आप कोई टाउन हॉल्स में जाएं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट करें। जब आप प्रमोट करते हैं तो लिंक्डइन का भी एक अपना एल्गोरिदम है, जैसे हमारे पास फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का है। आपकी प्रोफाइल आती है और जब आपकी प्रोफाइल बूस्ट होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो रिक्रूटर को क्या, पूरी दुनिया को आपकी वो एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक लोगों को लिंक्डइन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये अवेयरनेस बहुत कम है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इवन ये देखा है कि लोग लिंक्डइन को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं और शेर व शायरी है, मीम्स आ रही होती है, फेसबुक बना रही है लोगों ने। तो वही बात है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है जो इसका पर्पस है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम है, और हम उसको एक सोशल सिस्टम में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, और लॉस हो रहा है। और अगर हम बात करें कि ये कितना मैटर करता है कि कैंडिडेट के लिए कि वो किस यूनिवर्सिटी से आ रहा है, क्या ये हकीकत है? यार, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए यस, बहुत सारे लोगों के लिए नो, बहुत सारे लोगों के लिए 50-50। फॉर मी, यूनिवर्सिटी डजेंट मैटर, ठीक है। बहुत सारी रिपीटेड मैटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एंड आई एग्री कि उनके कैंडिडेट से जब मैं मिलता हूँ तो वो दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा पॉलिश होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश की स्किल्स अच्छी होती हैं, और वो जो एक्सपीरियंस अपना बता रहे होते हैं वो एक अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं, बिकॉज वो उनको एक अच्छे माहौल में वो सीख के आ रहे होते हैं। और निस्बतन अगर कंपेयर करें कोई लो लेवल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ये लोगों के अंदर चीज़ें आपको मिसिंग नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, लोगों में आपको कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी, लोगों को आप सवाल पूछ रहे होंगे, बस अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, वो आपको कोई गलत जवाब दे रहे होंगे, आपको सुनना कुछ है, आप, लेकिन वो कुछ और बता रहा है, तो उधर ये थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। लेकिन मैंने अपने करियर में इन चीज़ों को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं करा। हाँ, किया है कि कोई अगर रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, तो मैं उसको प्रेफ़र कर रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ, उसको जज कर रहा हूँ कि वो किस लेवल का है। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे प्रोफ़ाइल भी देखे हैं, जो मीडियम रेंज या लो यूनिवर्सिटी के लोग आए हैं, और वो इतने जीनियस, उनके पास आइडियाज़ इतने ज़्यादा कि वो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के बच्चे से ज़्यादा अच्छा उसने अपने आप को सेल किया। ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे पास एनएडी है, ठीक है? एक सा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर मैं उसको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँ, तो बहुत दफ़ा मुझे एनएडी के स्टूडेंट्स ने सरप्राइज़ किया। उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटी, उनका थॉट प्रोसेस, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो मैंने उसको एज दिया दूसरी यूनिवर्सिटी पे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी का नाम होता है, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल आप उतने कैपेबल नहीं होते। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के मेहनत करके ज़्यादा अच्छा सीखते हो, और हर बंदे का अगेन थॉट प्रोसेस अलग है। तो वो जिस तरह उनका थॉट प्रोसेस चला, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर चला, तो ऑब्वियसली उनको अपॉर्च्युनिटी मिली। तो इसमें वेरी करता है। बाद दफ़ा अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा स्टूडेंट भी आता है, जो कि मैं अज़्यूम कर सकता हूँ या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि शायद आने वाले वक़्त में वो फ्यूचर का लीडर भी बन सकता है, और ऐसा होता भी है। और बाज़ दफ़ा उसी यूनिवर्सिटी का बच्चा ऐसा भी आता है कि मैं कहूँगा कि यार वो तो पता नहीं इसने वहाँ से पढ़ा भी है कि नहीं। तो ये एक्सपीरियंस आप एज़ अ रिक्रूटर आप वहाँ पे करते हो। और बाज़ दफ़ा अगेन वही मीडियम यूनिवर्सिटी या लो यूनिवर्सिटी से ऐसे-ऐसे जीनियस बच्चों से भी मैं मिला हूँ, जो कि वाक़ई एक जेम से कम नहीं थे। क्या ये इम्पैक्टफुल रहता है कि मैं अपनी लाइफ की जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें हैं, लाइक मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियोग्राफर हूँ और मैं जो है सोशल वर्क कर रहा हूँ, वॉलंटरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं और
इसके साथ साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो क्या मैं सीवी में ऐड करनी चाहिए मुझे सारी चीज़ें, अपनी डिटेल, अपनी स्किल्स? थोड़ी बहुत आप ऐड करो, लेकिन ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ तो मैं उसके बारे में ही आधा पेज लिख दूँ, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। आप अपनी हॉबीज़ में कुछ हॉबीज़ बता दो कि मैं ट्रैवलिंग का शौक रखता हूँ। अब जब आपने ट्रैवलिंग की बात की तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ गई। हो सकता है आप बाइक पे घूमते हो सकता है आप गाड़ी में घूमते हो सकता है आप किसी के साथ टूर में जा रहे हो, और ट्रैवलिंग में फिर आप जा रहे हो तो आपकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वीलॉग, ये सब कुछ कवर हो जाता है। तो इस तरह आप अपनी हॉबीज़ को उसके अंदर लिमिटेड करके बताओ। ये नहीं कि मैं पूरे पेज उसमें भर दूँ कि मेरी ये हॉबीज़ है, ये हॉबीज़ है, तो ऑब्वियसली वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ते, बिकॉज़ आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो आप अपनी सीवी को कंसाइज़ करो। आपको चाहिए कि आप 1 से 2 पेज की सीवी बनाओ, ठीक है? और उसके अंदर अपने एक्सपीरियंस, डाइवर्सिफ़ाइड एक्सपीरियंस बताओ, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ और थोड़ा बहुत हॉबीज़ के बारे में भी आप अपना बता सकते हो। ठीक है। और जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने सवाल ये इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं अक्सर इदारों में देखता हूँ, जो इंटर्नशिप में बच्चे आ रहे होते हैं, ट्रेनी प्रोग्राम में आ रहे होते हैं, वो मतलब ऐसे वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ से ही आ रहे होते हैं, और बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे हमें नहीं दिखते तो उस लिस्ट में। तो एज़ एन फ्रेश ग्रेजुएट जो आता है, अगर हम जैसे पहले बात करते थे कॉल सेंटर की, तो इवन स्टूडेंट्स का यही होता है कि यार हम कॉल सेंटर में काम करें, अपनी जस्ट फीस वगैरह हम वहाँ पे सपोर्ट निकाल करते के रहें, वीडियो हाँ। पर वैसा होता है। तो उनको ना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो इंटर्नशिप आप क्या समझते हैं, उनको हेल्प करती है उनके करियर डेवलप करने में? यार बिल्कुल करती है, बिकॉज़ अगर आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर ली और आप एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो आई थिंक कि आप जब उसको अपनी सीवी में मेंशन करोगे, और जब भी मैं किसी फ्रेशर को ढूँढ रहा हूँगा या न्यू हायरिंग मुझे करनी होगी किसी फ्रेश ग्रेजुएट की, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैटर तो करती है ना, बिकॉज़ अगर मैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बैठा हूँ और आपने किसी और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर काम किया, तो कहीं न कहीं आपको पता है कि मैं जब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आऊँगा, वहाँ क्या नॉर्म्स होते हैं या वर्क प्लेस कैसा होता है, कल्चर कैसा होता है एंड सो ऑन। तो आप वो चीज़ें लर्न कर लेते हो अपने इंटर्नशिप के लिए। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में ग्रेजुएट होने के बाद हायर होते हो, तो आपको कल्चर में सामान्य होने के लिए या सम अप होने के लिए बहुत आसानी होती है। तो आई थिंक वो एज तो होता है। और लास्ट में आप कोई स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग इस वक्त जॉब से लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार हाँ, बहुत सारे लोग मैंने देखा है रिजेक्ट होते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो कभी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हमारा रिस्क है ना, वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, और वो हम तक कैसे पहुँचता है, कैसे मिलता है, वो हमें खुद भी नहीं मालूम। लेकिन वो लिखा हुआ होता है तो अल्लाह ताला हम तक पहुँचा देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने नौकरी के लिए या जॉब्स के लिए भी आपके लिए टाइम लिखा हुआ है। आपने सिर्फ जुस्तजू करती रहनी है कि मैं, अल्लाह ताला मेरी मदद करे उस काम के लिए कि मैं कहीं सेटल हो जाऊँ, और अल्लाह ताला कर देता है। और जहाँ तक बात मैंने बताई कि हर चीज़ का एक वक़्त लिखा हुआ है, और जब तक वो वक़्त नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि ग्रेजुएट होते साथ ही जॉब हो जाती है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं 6 महीने, 8 महीने, कुछ तो साल भी कर लेता है। लेकिन कभी न कभी हो जाता है, और उस दौरान अगर परेशानी भी है तो अल्लाह ताला उसको कवर कर लेगा। तो पहली चीज़ तो यार डिसहार्ट नहीं हो। दूसरी चीज़, हमेशा आप कोशिश करते रहो, ठीक है? और अपनी पर्सनैलिटी आप डेवलप करो। आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करते हो? अम, आपके घर में मिरर लगा हुआ होगा, आप उसके सामने प्रैक्टिस करें, आप उससे अपने आप से बातें करें, आप इंग्लिश में बातें करें, ठीक है? आप अपने बारे में सोचें, आप अपने आप को अज़्यूम करें कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप गूगल पे करें या चैट जीपीटी पे करें, आपको इंटरव्यू के बहुत सारे सवालात प्रिपरेशन में मिल जाएँगे। आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप लिख के प्रैक्टिस करें। लिख के, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई काम करो, उसको एक बार लिख लो। लिखने से क्या होता है, वो बातें ज़हन में रह जाती हैं, ना कि वर्बल बोलने में याद नहीं आती, लेकिन लिखी हुई बात हमेशा आपको रिकॉल होती है। और उस इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, तो जब भी आपको इंटरव्यू में अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई होगा, ठीक है? दूसरा, आपने अपने ऊपर वर्किंग की हुई होगी। आपको अपने
स्ट्रेंथ भी पता होगी, आपको अपनी वीकनेस भी पता होगी, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपना फ्यूचर गोल, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये भी आप अच्छे से किसी को बता सकते हो। नॉर्मली इस तरह के सवाल भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लोग ब्लैंक हो जाते हैं, लोगों को अपनी वीकनेस नहीं पता होती। ठीक है, तो आई थिंक कि इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और जब आप इस तरह की स्क्रिप्ट को बना लेंगे, अच्छा जब आप इसको करें तो एक और चीज़ आपने रखनी है कि ये नहीं कि आप किसी मशीन की तरह आप उसको पढ़ते रहें और आप बोलें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक लेवल पे आके आप इस तरह बोलना शुरू हो जाते हो। जब आप खुद से बातें करो तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो आई थिंक जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए और फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर वो इस तरह का अपने ऊपर दिन में 5, 10, 15 मिनट भी अगर अपने ऊपर ये मेहनत करो ना, तो आई थिंक जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, स्किल यकीनन दूसरे कैंडिडेट से अबव ही नज़र आएगी। तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी कि बहुत सारे लोग हैं ना, जो मैंने देखे हैं कि इंटरव्यूज़ में वो इतना तैयारी करके जाते हैं, जब आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ जाता है ना, तो वो ब्लैंक हो जाएँगे। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन आतिफ़ कि आपने जो है अपना कीमती वक़्त हमें दिया और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। यकीनन ये बहुत से लोगों के लिए समझने के लिए शायद आसानियाँ पैदा करे, और यकीनन ये आसानियाँ पैदा करेगा कि एक एचआर पर्सन जो है वो कैंडिडेट के लिए क्या सोचता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ ढूँढता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, रुख दूसरे रुख। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और अगर इसमें एक बच्चे को भी फ़ायदा हो गया तो आई एम रियली हैप्पी कि उसको कुछ अच्छी टिप्स मिल गई हैं उसके फ्यूचर के लिए। और आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। सो आप मुझसे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट कर रहे होते हैं। जॉब का वादा नहीं करूँगा अगर आप मुझसे करोगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ समझनी है, तो आई एम ऑलवेज़ ओपन। आप मुझे उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू आतिफ़। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास किसी फ़ील्ड में आपको लगता है कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए, तो आपको जब तक जॉब नहीं मिली ना, आप उसको डेवलप करें खुद को। उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज़ करें, उस फ़ील्ड को समझें। इवन अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अपडेट होना है, ग्रोथ चाहिए उस पोस्ट में। तो आपको उसमें काम करना चाहिए, और डिफरेंट कोर्स करने चाहिए। आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए उस फ़ील्ड में। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।